नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं, यानी इंडियन पॉलिटी से हम क्वेश्चन करेंगे जो आपकी यूपी पेट एग्ज़ाम और इसके अलावा अन्य जो भी आपके एग्ज़ाम इस समय होने हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किस संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था आपको ये बताना है। 20 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और डी ऑप्शन में है 26 जुलाई 1946। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाए, ए नहीं बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना बैठक कब हुई थी, यानी जो पहली बैठक हुई उसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसमें दोस्तों एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संविधान सभा की आगे ऐसे ही बैठक होती रही। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। BN राव के अगर हम फुल फॉर्म यानी इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो वेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था ये आपको बताना है। संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1800, ए ऑप्शन में है 1886 और 1951, बी ऑप्शन में है 1891 और 1956, सी ऑप्शन में है 1877 और 1961 और डी ऑप्शन में है 1889 और 1961। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू स्थान पर, महू ग्राम में मध्य प्रदेश में हुआ था। और अगर इनकी डेथ की यानी मृत्यु की बात कर लें तो यह हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और दिल्ली में हुई थी। तो 1891 और 1956 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15, 13, 12, 10। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर इनके नाम की हम बात कर लें तो इनके नाम थे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी
लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और 15वीं सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन। तो इस तरह से कुल 15 सदस्या थी जिनके नाम हमने आपको बताए, या आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इन नामों को। आइए फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसने कहा था भारतीय सभा, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है आपके सामने ऑस्टिन, बी ऑप्शन में है एटली, सी ऑप्शन में है वेस्टर्न चर्चिल और डी ऑप्शन में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो दिया गया कथन ये ऑस्टिन का है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, फातिमा बीवी, मदर टेरेसा, इंदुमती मल्होत्रा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है फातिमा बीवी, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायमूर्ति हैं जिनकी नियुक्ति हुई थी 6 अक्टूबर 1989 को। यहाँ पर दोस्तों अन्ना चंडी आया हुआ है, तो अन्ना चंडी की अगर हम बात कर लें तो ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, अगर पहली महिला न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो अन्ना चंडी हमारा सही उत्तर हो जाता, जो कि 1967 में एक जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। मदर टेरेसा के बारे में दोस्तों आप सब जानते ही होंगे। मदर टेरेसा 1979 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था और वो शांति के क्षेत्र में मिला था। और इंदुमती मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला थी और वह बार से सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पदोन्नति के रूप में पहुंचने वाली पहली वकील थी। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और डी ऑप्शन है यह सभी। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणिता, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तीनों ही अपनाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 15 के अनुसार होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के संसद के दोनों ही सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा यानी विधान परिषद जो होती है उसके सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय सेवाओं का, यहाँ पर दोस्तों गलत टाइप हो गया, सेवाओं लिखा है, ये सेनाओं है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल। तो राष्ट्रपति दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और ये अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करती है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है और उसके खिलाफ आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? गलत टाइप हो गया दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्ष होगा यहाँ पर।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। कौन थे आपको बताना है। राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम दोस्तों बात करें तो 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने अपना यह पद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जा रहा था और नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो भारतीय संघ की शक्ति होती है संसद में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। ऑप्शन दोस्तों है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बी ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और डी ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसी राज्य में अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा 3 वर्ष। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अगर आवश्यकता होती है तो ये 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी अवधि अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम इसमें 3 वर्ष के लिए ये लगाया जा सकता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1950, 1 अगस्त 1950 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 26 जनवरी 1957। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याण राज्य की अवधारणा निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, इन सभी में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाए। कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार एक सामाजिक सुरक्षा जाल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है जिसमें शिक्षा, आवास, जीविका, स्वास्थ्य सेवा आदि शामिल हो सकते हैं। भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को राज्य नीति निर्देशक तत्वों यानी सिद्धांतों में घोषित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर हम बात कर लें तो भारतीय संविधान के भाग 4 हमारी राजनीति के निर्देश इसमें संबंधित हैं। DPSP एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का गठन करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरिश गणराज्य से लिया गया है।
यानी आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।